मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए हम लोग भारत भूगोल के अंतर्गत आज हम अपवाह तंत्र के बारे में जानेंगे। अभी तक हम भौतिक भूगोल भारत का, प्रायद्वीपीय भारत, इन सब के बारे में जाना, विस्तृत अध्ययन, और एक साथ हम जीके से संबंधित कई चीजें, नदियों के साथ साथ उनकी परियोजनाओं को भी यहाँ पर जितना संभव हो सकेगा यहीं पर हम जो महत्वपूर्ण है उनको देखा जाएगा। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है भारत की नदियां और बहुउद्देशीय परियोजना। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत की नदियों के बारे में, नदियों की स्थिति जानते हैं। तो आइए देखते हैं भारत की नदियां। ये हमारा भारत है और जिसमें आपको हम ये बताया जा चुका है कि भारत भारत का जो प्राचीन, ये जो आपका भाग है, यही प्राचीन स्थल, यही आपका प्राचीन स्थल खंड है। और ये जो प्राचीन स्थल भाग, ये आपका गोंडवाना लैंड का आपका क्या है, भाग है। ये आपको बताया जा चुका है कि ये गोंडवाना लैंड का क्या है, भाग है। तो आगे हम देखते हैं, ऊपर आपका ये है अंगारा लैंड। ऊपर आपका क्या था, अंगारा लैंड, और अंगारा लैंड आपका भाग है, ये है यूरेशिया, यानी यूरेशिया हम कहेंगे, यूरोप और एशिया एक ही प्लेट पर है। और आज जहाँ पर ये हिमालय है, हिमालय, यहाँ पर टेथी नामक एक क्या था, आपका सागर था। क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों को जानना है। टेथी सागर था। तो जिस समय ये भारत का आकार था, मान लो ये जो आपका है, ये जो भारत का आकार था, इस समय नदियाँ तिब्बत, तिब्बत यानी आपका जो तिब्बत का जो भाग है, यहाँ से तिब्बत के पठारी भाग से जो नदियां आपकी निकलती थी, वो नदियां आकर के कहाँ पर, टेथी सागर में क्या होती थी, गिरा करती थी। इस क्षेत्र की भी नदियां हैं, जैसे आपका चंबल है, बेतवा है, केन है। ये भी नदियां आपकी क्या होती थी, टेथी सागर में गिरती थी। तो आइए इन्हीं इसी से संबंधित चीज़ों को हम जानते हैं भारत की नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम जो है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि अपवाह तंत्र आपका क्या है। तो अपवाह तंत्र का मतलब ये है कि भारत में जो नदियां हैं और नदियों के साथ साथ उनकी सहायक नदियां, जब कोई एक नदी आपकी बहती है तो उनकी कुछ सहायक छोटी छोटी क्या होती हैं, नदियां हैं, नदियां भी उसमें आके मिलती हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र। तो भारत में अपवाह तंत्र में हिमालय निर्माण के पूर्व भी कुछ नदियां बहती थी। हिमालय हिमालय के पूर्व और कुछ नदियां। तो इस अपवाह तंत्र के आधार पर नदी को, तंत्र को कई भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। जैसे हम सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत में तो नदियां बहुत हैं। भारत में 4000 से भी अधिक क्या हैं, छोटी बड़ी मिलाकर, छोटी छोटी बड़ी अगर नदियों को देखा जाए तो छोटी बड़ी नदियों को मिलाकर 4000 से भी अधिक नदियां हैं। 4000 से अधिक क्या है, नदियां हैं। और इन नदियों में मुख्य नदी को हमें क्या है, पढ़ना है। तो मुख्य नदियों में हमें ये जानना है कि अपवाह तंत्र के आधार पर एक आपका होता है पूर्ववर्ती नदी। ये सब प्रश्न आपके आते रहते हैं। पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी कौन सी नदी होती है, इन्हें क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती नदी के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती हैं। तो जैसे अभी आपको ये बताया गया कि हिमालय निर्माण के पूर्व, हिमालय निर्माण के पूर्व, हिमालय निर्माण के पूर्व, हिमालय निर्माण के पूर्व कुछ नदियां बहा करती थीं। पूर्व नदियां बहा करती थीं, नदियां बहती थीं, इन्हें हमें जानना है। बहती बहती थी, जैसे आपका हो गया बहती थी में हिमालय निर्माण के पूर्व नदियां, जैसे आपका सिंध हो गया, सिंधु आपका है, एक आपका है सतलज है, और एक आपका है ब्रह्मपुत्र। एक आपका कौन सा हो गया, ब्रह्मपुत्र। इन नदियों का जो उद्गम स्थान है, ये हिमालय निर्माण के पूर्व, जैसे आपको बताया गया हिमालय का एक भाग ट्रांस हिमालय, हिमालय का एक भाग क्या बताया गया, ट्रांस हिमालय,
और ट्रांस हिमालय के जो भाग हैं हिमालय के निर्माण के पहले ये बन चुके थे। और उस क्षेत्र से एक सिंधु नदी भी बहा करती थी, एक सतलज है और एक क्या है, ब्रह्मपुत्र है। और इन तीनों की जो संयुक्त धारा, अगर इन तीनों की संयुक्त धारा इंडो इंडो ब्रह्मा नदी के नाम से जानी गई। इंडो ब्रह्मा नदी के नाम से क्या है, जानी जाती है, इंडो ब्रह्मा नदी। और ये इंडो ब्रह्मा नदी आप टेथिस सागर में क्या करती थी, गिरती थी, टेथिस सागर में गिरा करती थी। और इसी भाग से विश्व की कुछ नदियां और हैं, जैसे आपका यांगसी है, यांगसी है। और इसी प्रकार से आपकी है वांग हो नदी है, वांग हो नदी, जो तिब्बत वाले भाग से तिब्बत वाले भाग से क्या होती हैं, तिब्बत वाले भाग से निकलती हैं। तिब्बत वाले भाग से क्या होती हैं भाई, निकलती हैं। तो इनको हमें जानना है कि ये हिमालय निर्माण के पूर्व। अब बात अगर हम भारत की करें, टेथिस सागर, ये आपका टेथिस सागर है, जहां आज हिमालय है वहां पर पहले टेथिस नामक सागर था। और वे नदियां आपकी जो हिमालय निर्माण के पूर्व बहा करती थी। और जैसे ही महान हिमालय का आपका क्या हुआ, निर्माण हुआ, तो ये पूर्ववर्ती नदियां सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र अपने मार्ग का निर्माण करती गईं, मार्ग का निर्माण क्या है, करती गईं। और ये अपनी दिशाएं, यानी सिंधु आपकी अगर ये देखें तो सिंधु आपकी इस तरीके से, सिंधु आपकी आके अरब सागर में, ये आपकी ब्रह्मपुत्र आकर के यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, और ये सतलज आकर आपके किस में मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये नदियाँ भारत की ये प्रारंभिक नदियाँ, और ऐसी नदियाँ आपकी क्या कहलाती हैं, पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती हैं। तो चलिए, तो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण आपका हो गया। पूर्ववर्ती नदी में कौन कौन है, पूर्ववर्ती नदी में आपका हो गया सिंधु एक, पूर्ववर्ती नदी में एक आपका जो भारत में बहती हैं, एक आपका सतलज हो गया, पूर्ववर्ती नदी में एक आपका हो गया ब्रह्मपुत्र। और इनकी संयुक्त धारा, आपसे कई बार ये आपका प्रश्न है, इंडो ब्रह्मा नदी जो कहाँ आकर गिरती थी, टेथिस नामक सागर में गिरा करती थी। आगे हम चलते हैं इसी प्रकार से जब हम आगे देखते हैं कि कुछ प्रायद्वीप भारत, ये जो आपका प्रायद्वीप भारत है, आपका प्रायद्वीप भारत की जो आपकी जो प्रायद्वीप भारत हम जिसे कहते हैं, यहाँ पर चंबल आपकी हो गई, केन हो गई, और आपकी वेतवा नदी हो गई। ये नदियां भी उस समय ढाल आपका जिधर होगा वहीं जाके नदियां गिरती हैं। ये नदियां भी आपकी कहाँ गिरती थी, तो चंबल, केन, वेतवा भी, चंबल, केन और वेतवा, ये नदियां भी पहले कहाँ गिरती थी, ये नदियां भी टेथिस सागर में गिरती थी। ये नदियां कहाँ गिरती थी, ये नदियां टेथिस सागर में गिरा करती थी, टेथिस सागर में गिरती थी। अब हमें ये जानना है कि जो इंडो ब्रह्मा नदी थी, संयुक्त धारा गिरती थी, तो ये जो आपका संयुक्त धारा इंडो ब्रह्मा नदी है, अब इसके बारे में हमें जानना है कि संयुक्त धारा का बंटवारा कैसे हुआ, यानी ये आपस में बटी कैसे। तो एक सिंधु बनी, एक आपकी क्या बनी, ब्रह्मपुत्र बनी, एक सतलज बनी। तो महान हिमालय का जब निर्माण हुआ, कौन सा महान हिमालय बना, महान हिमालय का निर्माण हुआ, यानी महान हिमालय का निर्माण, यानी ये भाग जब आपका क्या हुआ, ऊपर उठता गया, ऊपर उठा तो ये नदियां तीन भागों में, ये नदियां किस भाग में बढ़ गई, ये नदियां तीन भाग में बढ़ गई। यानी ये नदी आपकी इंडो ब्रह्मा नदी कितने भाग में बढ़ गई, तो ये नदी तीन भागों में बढ़ गई। ये नदी कितने भाग में, तीन, और तीन में एक आपका हो गया, तीन में एक आपका सिंधु हो गया, और एक आपका सतलज हो गया, और एक आपका क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि ये नदियां तीन भाग में बढ़ गई, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र में ये बढ़ गई।
तो चलिए भाई, सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र में ये नदियां बढ़ गई। अब आगे हम देखते हैं अगला कि सिंधु सतलज महान हिमालय का भाग जब ऊपर उठा, आगे हमें अपवाह तंत्र में जाना है कि जब महान हिमालय का निर्माण हो गया, महान हिमालय का निर्माण हुआ तो ग्लेशियर वाले भाग से, यानी जब कोई भाग ऊपर उठ जाता है तो बर्फ से ढक जाता है, तो ग्लेशियर से कुछ नदियां निकली, कुछ नदियां निकलना प्रारंभ की, कुछ नदियां निकली जिन्हें हम कहते हैं जिन्हें गंगा यमुना गंगा यमुना गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी, गंगा की कौन नदी? सहायक नदी। तो इन नदी के रूप में ये नदियां निकली और इन्हें हम मध्य हिमालय का पूर्ववर्ती कहते हैं। किस हिमालय का? मध्य हिमालय का पूर्ववर्ती कहते हैं। ये हो गया आपका, कई बार ये प्रश्न आपका पूछता है, गंगा पूर्ववर्ती है, अनुवर्ती है, या तो मध्य हिमालय की ये क्या बनी? गंगा यमुना पूर्ववर्ती। अब अगला एक अपवाद जिसे हम कहते हैं अनुवर्ती। अनुवर्ती आपकी क्या है? तो अनुवर्ती वह अपवाह होता है जब नदियां ऊंचाई से सीधे ढाल में बहा करती हैं। नदियां ऊंचाई से सीधे ढाल की ओर बहा करती हैं, ढाल की ओर बहा करती हैं, की ओर क्या होती हैं? बहा करती हैं। और कई सहायक नदियां इन पर समकोण में आकर मिलती हैं। सहायक नदियां क्या होती हैं? सहायक नदियां समकोण पर आकर मिलती हैं, समकोण पर आकर क्या होती हैं? आकर मिलती हैं। तो ये नदियां आपकी क्या कहलाती हैं? अपवाह तंत्र के आधार पर अनुवर्ती अपवाह कहलाता है। इसी प्रकार से हमने जाना, जैसे अभी पूर्ववर्ती को हम जाना, तो गंगा यमुना मध्य हिमालय की क्या है? पूर्ववर्ती है, क्योंकि इनका उद्गम महान हिमालय से है। इसी प्रकार से हिमालय की पूर्ववर्ती आपकी सिंधु हो गई, सतलज और ब्रह्मपुत्र हो गई। अनुवर्ती जो सीधे ढाल की ओर बहा करती हैं, और कई नदियां आकर सहायक नदियां में समकोण पर आकर मिलती हैं। अगला हमें ये जानना है, सबसे ज्यादा इसका उदाहरण प्रायद्वीप भारत की नदियां, प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं, ये अनुवर्ती नदी का क्या है? उदाहरण है। एक नदी और होती है जिसे हम अपवाह की दृष्टि से, जिसे हम कहते हैं मौसमी नदी, जिसे हम क्या कह सकते हैं? मौसमी नदी। मौसमी नदी आपकी क्या होती है? मौसमी नदी वह नदी जिस नदी में वर्षा ऋतु में जल होगा, वर्षा ऋतु में जल अधिक होता है, जल क्या होता है? अधिक होता है। और बाकी समय में ये क्या होती हैं? ग्रीष्म ऋतु में ये क्या होती हैं? सूख जाती। ग्रीष्म ऋतु में ये क्या होती हैं? कहीं ना कहीं विलुप्त तो हो जाती। तो ऐसी नदियां जो ऋतुओं के अनुसार बहा करती हैं, उन्हें हम सरल रूप में इस तरह कह सकते हैं, जो ऋतु के अनुसार ही बहा करती हैं, ऐसी नदियां आपकी क्या कहलाती हैं? मौसमी। और इसका उदाहरण है भारत में लूनी मौसमी नदी का उदाहरण है। मौसमी नदी का क्या है? नदी का उदाहरण है। भारत में कौन सी नदी मौसमी नदी का उदाहरण है? लूनी नदी मौसमी नदी का आपका क्या है? उदाहरण है। ये हो गया आपका लूनी नदी। तो एक मौसमी नदी हो गया, एक अनुवर्ती प्रवाह हो गया, एक पूर्ववर्ती हो गया, और एक परवर्ती। परवर्ती का मतलब ये होता है जब हिमालय निर्माण के बाद, हिमालय निर्माण के बाद बहने वाली नदियां, हिमालय निर्माण के बाद बहने वाली नदियां आपकी हो गई परवर्ती। ये नदियां हो गई आपकी परवर्ती।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से एक अध्यारोपित जिसे हम कहते हैं, कुछ दूर नदियां आपकी बहती हैं और नदियां बहने के बाद फिर वो विलीन हो जाती हैं। जैसे आज हम सरस्वती नदी का हम क्षेत्र देखते नहीं, लेकिन सरस्वती नदी जो आपकी है हरियाणा में कभी बहती हुई प्रतीत होती है, सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी को आज प्रमाण 2015 ईस्वी में यह प्रमाणित हो चुका है कि सरस्वती नदी या यह नदी कहाँ बहती थी? कभी हरियाणा क्षेत्र में क्या थी? बहती थी। हरियाणा और कौन सा राज्य है? राजस्थान राज्य में ये नदी आपकी क्या होती थी? बहा करती थी। हरियाणा में आपका पानीपत है और वहीं से इसके प्रमाण प्राप्त होते हैं। यानी आज ये नदी क्या हो गई है? विलुप्त हो गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये अपवाह तंत्र के आधार पर कोई पूर्ववर्ती, कोई परवर्ती, कोई अनुवर्ती, इस प्रकार से भी प्रश्न आपके क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप इनको जानते रहिएगा। चलिए इसी प्रकार से भारत में नदियों को हम दो भागों में मुख्य रूप से बांटकर अध्ययन करते हैं। जैसे एक आपका हो गया हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां, और दूसरा हम देखते हैं नदियां, और दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जिसे हम कहते हैं प्रायद्वीप भारत की नदियां। प्रायद्वीप भारत की नदियां, इन भागों में मुख्य रूप से हम बांटकर अध्ययन करते हैं। एक प्रायद्वीप भारत की नदियां और दूसरा हिमालय से निकलने वाली। हिमालय से निकलने वाली नदियों में एक आपका तंत्र होगा जिसे हम कहेंगे सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु या उसकी सहायक नदियां। दूसरा आपका होगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और एक आपका होगा गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां को हम, या हिमालयी नदियां, तो हिमालयी नदियों में सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र में बांटकर हम अध्ययन करते हैं। और प्रायद्वीप भारत को हम दो भाग में बांट लेते हैं। एक आपका होगा अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और अगला होगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, गिरने वाली नदियां। तो यहाँ पर हमें इस रूप में जानना है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो अरब सागर और बंगाल, यहाँ सिंधु नदी तंत्र, हिमालय में सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी तंत्र। इस प्रकार से इनका हम बांटकर अध्ययन करते हैं। तो जो हिमालय से आपकी नदियाँ होती हैं, एक विशेषता यहाँ पर पूछता है, ये नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं। ये क्या होती हैं? सतत वाहिनी होती हैं, सतत वाहिनी होती हैं। सतत वाहिनी होती हैं का मतलब है कि साल भर जल इनमें क्या होता है? साल भर जल इनमें बना रहता है। साल भर जल क्या होता है? बना रहता है। ये हो गया आपका। हिमालय से निकलने वाली नदियां क्या होती हैं? सतत वाहिनी होती हैं। और इन नदियों में साल भर जल क्या होता है? बना होता है, जिनमें एक सिंधु नदी तंत्र है, एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है और एक गंगा नदी तंत्र है। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में जैसे आपका नर्मदा है। कौन है आपका? नर्मदा है। अगला है आपका तापी है, तापी या ताप्ती, ताप्ती है। साबरमती है आपका, साबरमती, लूनी। इन सब नदियों को हमें पढ़ना है। माही आपका हो गया, माही, मांडवी, मांडवी, जुआरी, मांडवी, जुआरी, ये सभी नदियां हमको पढ़ना है। किसमें?
अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में महानदी, महानदी, गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, इन नदियों को साथ ही साथ जैसे हम स्वर्ण रेखा भी पढ़ लेंगे, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। तो इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियों का हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम हिमालय से जो निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी होती हैं, वर्ष भर इनमें जल क्या होता है, बना होता है। तो ऐसी नदियों में हम एक एक तंत्र देखते हैं और उनमें पाई जाने वाली नदियों पर आपकी परियोजनाएं हैं, तो परियोजनाओं को भी जितना होगा यहीं पर हम देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सिंधु नदी तंत्र आपका दिया गया है, सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र में जैसे आपको एक यहाँ पर अभी ये समझना है, अभी हमने ये जाना कि ये पहले तीन नदियां एक साथ थी, जिन्हें अभी हमने आपको बताया कि इन्हें इंडो ब्रह्मा नदी कहा गया। और महान हिमालय का जब निर्माण हुआ तो ये नदियां टेथी सागर में गिरकर तीन धाराओं में विभक्त हो गई, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र में। और यहीं पर एक और हमें जानना है कि ये नदी, जैसे यहाँ पर आपका एक पर्वत जिसे हम कहते हैं अरावली, और अरावली के बाद एक दिल्ली वाले क्षेत्र में जिसे हम दिल्ली रिज कहते हैं, और जब दिल्ली रिज का भाग ऊपर उठ गया और यहाँ पर जैसे हम आपको बताए थे कि यहाँ पर ये आपका सतपुड़ा होगा, ये आपका क्या होगा, सतपुड़ा होगा, और इसके ऊपर आपका ये क्या होगा, विंध्याचल पर्वत होगा। और विंध्याचल पर्वत को हमने बताया कि विंध्याचल पर्वत भौतिक दृष्टि से ये दो भागों में क्या करता है, बांट देता है। तो भारत की जो नदियां हैं, सिंधु नदी ऐसे आपकी बहती है, यानी पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख केंद्र शासित राज्य होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। उनकी सहायक नदियों को यहाँ पर हमें पढ़ना। तो ऐसा कब हुआ, यानी जो दिल्ली रिज है आपका, ये भाग जब आपका ऊपर उठ गया, अरावली का ये भाग जब आपका निर्मित हुआ, जिसे हम दिल्ली रिज कहते हैं, दिल्ली रिज कहते हैं, तब इस भाग के कारण ये सिंधु और उसकी सहायक नदियां जो भारत की हैं वो आकर कहाँ पर गिरती हैं, अरब सागर में आकर गिरती हैं, यानी इनका मार्ग परिवर्तित हो जाता है। आगे यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र यहाँ पर महान हिमालय है ये आपका, और महान हिमालय जो सबसे ऊंचा आपका क्या है, ऊंचा भाग है नेपाल वाले भाग में। और ये महान हिमालय के आधार से बहती हुई ये अरुणाचल प्रदेश में एकाएक यू टर्न लेती है और आकर के अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से इन नदियों को हमने जाना कि सिंधु नदी कैसे अपना अपना रास्ता बदलती है, और विंध्याचल पर्वत के बाद ये नदियां कैसे अपना अरब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कुछ जाकर कहाँ पर गिरती हैं, कुछ आकर आपकी गिरती हैं कहाँ पर, अरब सागर में। और गंगा ही महान हिमालय से निकलने वाली गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियाँ ये संयुक्त मिलकर आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, सब गंगा में। गंगा तंत्र आपका एक बनता है, तो गंगा तंत्र बंगाल की खाड़ी में गिरता है। उत्तर भारत की नदियां ये आकर बंगाल की खाड़ी में, ये इसका कारण ये आपका एक बन गया विंध्याचल पर्वत हो गया, दूसरा आपका हो गया दिल्ली रिज अरावली पर्वत का भाग, और इसके बनने से ये नदियां इधर आके गिरती हैं, और साथ ही साथ उत्तर भारत की नदियां आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट के बाद अब हम चलते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। क्यों नदियां ऐसे गिरती हैं, यानी कुछ नदियां, ये गंगा और उनकी सहायक नदियां बंगाल की खाड़ी में क्यों गिरती हैं, ये आपको हमने बताया। और ये आपकी सिंधु नदी, सिंधु नदी अब से अपना रास्ता बनाती है, दिल्ली रिज का भाग जब ऊपर उठा तो ये नदियां आकर सिंध में मिलती हैं। भारत की 5 नदियां जो पंजाब से होकर बहती हैं और आकर अरब सागर में गिरती हैं। तो यही आपको बताया गया, और निश्चित है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो सिंधु नदी तंत्र का मतलब सिंधु और उनकी सहायक नदियां, सिंधु और उनकी सहायक नदियां, सिंधु और उनकी सहायक नदी को हम क्या कहते हैं, सिंधु नदी तंत्र कहते हैं।
सहायक नदी को ही हम क्या कहते हैं, सिंधु नदी तंत्र कहते हैं। सिंधु नदी तंत्र, यहाँ पर तंत्र में ये भी आप जानना है, सिंधु नदी तंत्र कहते हैं कि जो आपकी बड़ी नदी होती है, बड़ी नदी जैसे आपकी कोई है, लंबी नदी आपकी कोई है, और उसमें कोई भी नदी आकर मिलती है, तो आगे जो संयुक्त धारा होती है उस लंबी नदी के नाम पर ही उस नदी का क्या होता है, नामकरण हो जाता है। यह आपका ये सिस्टम आपका बनाया गया है कि मान लीजिए जैसे कोई बड़ी लंबी नदी है और उसमें कोई भी, जैसे यमुना भी यमुनोत्री से निकलती है, गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना लंबी नदी है, लेकिन जब ये गंगा में मिलती है प्रयागराज के पास तो आगे ये किस नाम से जानी जाती है, गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार से अगर जैसे यहाँ पर मुख्य नदी तो कौन है, मुख्य नदी यहाँ पर है सिंधु, मुख्य नदी कौन है, सिंधु, और सिंधु में जो भी नदियां मिलती गई आगे वो किस नाम से जानी गई, सिंधु नदी के नाम से जानी गई। आगे इसी को हम नदी तंत्र आपका कहते हैं। तो सिंधु नदी यहाँ पर मुख्य रूप से इसका हम उद्गम जानते हैं। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है, उद्गम आपका पूछता है। सबसे पहले अभी आपको ये जानना है कि अगर नदी हम पढ़ रहे हैं तो नदी में कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे आप अगर सिंधु नदी की हम बात कर लें तो सिंधु नदी आपका कहाँ से निकलती है, पहले हम उद्गम जानते हैं। कोई भी नदी अगर हम पढ़ें तो उसका उद्गम पहले जानना है, उद्गम का स्थान कहाँ है, फिर उसके बाद उसका उपनाम क्या है, अगर कोई उपनाम है तो उपनाम को हम जानते हैं, फिर वो नदी किन किन, या अगर आप बहुत अधिक पूछता है देश या राज्य से होकर ये क्या कर रही है, गुजर रही है, इन सब पर प्रश्न आपका बनता है। इन पर कौन कौन से आपके क्या बांध बनाए गए हैं, बांध पूछता है। फिर इनकी विशेषताएं जो कुछ अगर हैं, नगर कौन इनके किनारे बसे हुए हैं, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर जानना जरूरी है। जैसे आपका हम लिख दे रहे हैं, एक उद्गम है, एक आपका नगर है, एक आपका क्या है बांध, आप पे कौन बनाए गए हैं बांध, और किन राज्य में ये क्या करती है, प्रवेश करती है, और ये आपकी इसकी लंबाई आप तो हो गया, सामान्य उद्गम देखेंगे तो लंबाई हो गया, नगर हो गया, बांध कौन बनाए गए हैं, किस राज्य से गुजरती है, और साथ ही साथ नगर कौन नगर यहाँ पर इनके किनारे बसे हुए हैं। तो इस तरीके से इस नदी से ऐसे प्रश्न, नदियों से इस तरीके से प्रश्न आपके आते हैं। आजकल जैसे कुछ बड़े, जैसे गंगा नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, कुछ जैसे बड़ी नदियां तंत्रों में जो आपका है, इनकी बाएं और दाएं से मिलने वाली नदियां, बाएं और दाएं, यानी सहायक नदी से प्रश्न आपका पूछता है। और सहायक नदियों में आपका कौन बाएं से मिल रही है, कौन दाएं से मिल रही है, तो कुछ बड़ी नदियों में इस तरह से भी प्रश्न आजकल आपके बनाए जा रहे हैं। यानी सहायक नदियों से तो प्रश्न पहले भी बनता था, लेकिन अब बड़ी नदियों में बाएं दाएं से भी नदियों में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो चलिए इसी प्रकार से अब हम सिंधु नदी आपका तिब्बत है आपका, और तिब्बत में आपका है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील है। और मानसरोवर झील में चेमायुंगडुंग, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, और यहीं से ये जो है सिंधु नदी आपकी क्या होती है, निकलती है। ये आपको इतना जानना है। सिंधु नदी, इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर ये क्या है, बहती है, 2880 किलोमीटर, यदि गार्ज को छोड़ दिया जाए तब। यानी सिंधु नदी एक बड़े गार्ज का क्या करती है, निर्माण करती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यही आपकी ये सिंधु नदी, ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। और ये सिंधु नदी जहाँ से निकल रही है, इसका उद्गम स्थान है, और ये भारत में आपका प्रवेश कर रही है। भारत में जहाँ पर ये प्रवेश करती है, ये स्थान है दमचौक। ये कौन सा स्थान है, दमचौक। फिर आगे ये बढ़ती है, लद्दाख है, ये लद्दाख, लद्दाख में आपका एक लेह है, लेह जिला का मुख्यालय से होकर ये आपकी बहती है। और आपका कारगिल हो गया, और क्या हो गया, कारगिल से होती हुई ये सिंधु नदी, लेह और कारगिल से होती हुई यहाँ पर एक नंगा पर्वत आपको बताया गया, यहीं पर एक बड़े गार्ज का ये क्या करती है, निर्माण, क्या करती है, गार्ज का
निर्माण करती है, ये बड़े गार्ज का क्या करती है, निर्माण करती है। तो ये आपका भाग हो गया कि नंगा पर्वत के पास ये पाक यहाँ से लद्दाख, लद्दाख के बाद पीओके पहुंच जाती है और पीओके में यहाँ पर जब आती है तो नंगा पर्वत के पास गार्ज का क्या करती है, निर्माण। और यहाँ हम देख रहे हैं जहाँ से ये पाकिस्तान में आपकी प्रवेश कर रही है, ये आपका स्थान है चिल्लाह। कौन सा स्थान है, चिल्लाह नामक स्थान पर ये पाकिस्तान में क्या करती है, प्रवेश कर जाती है। तो पाकिस्तान में प्रवेश करती है। भारत में ये जो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक का जो आपका क्षेत्र है, भारत में इसकी जो लंबाई है, तो भारत में ये जो है, भारत में 1114 किलोमीटर कहाँ बहती है, भारत में। तब बात किसकी हो रही है, सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी भारत में 1114 किलोमीटर लंबाई में क्या होती है, बहती है। भारत में कहाँ प्रवेश करती है, दमचौक, और दमचौक के बाद फिर आपका पहुंचती है लद्दाख, लेह और कारगिल होते हुए पीओके पाक अधिकृत कश्मीर पहुंचती है। और यहाँ पर नंगा पर्वत के पास बुंजी नामक गार्ज का ये निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा गार्ज है। यानी सिंधु नदी विश्व के बड़े गार्ज का क्या करती है, गार्ज माने एक प्रकार का होता है गड्ढा, खड़ी ढाल वाले गड्ढे का ये क्या करती है, निर्माण करती है। तो इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर हो गया सिंधु नदी। आगे हमें ये जानना है, सिंधु नदी दो आपके पर्वत हैं, कौन कौन से आपको बताया गया था, एक आपको बताया गया लद्दाख और एक आपको बताया गया जास्कर। लद्दाख प्लस जास्कर। लद्दाख और जास्कर पर्वत जो ट्रांस हिमालय के भाग हैं के मध्य से क्या होती है, कि मध्य से गुजरती है, मध्य से गुजरती है, तो क्या है, गुजरती है सिंधु नदी, लद्दाख और जास्कर। और लेह जो आपका है, लेह जिला के मुख्यालय के पास से गुजरती है। लेह जिला के मुख्यालय के पास से क्या होती है, गुजरती है, के पास से गुजरती है। ये हो गया आपका कौन सी नदी, ये हो गई आपकी सिंधु नदी। भारत में इतने किलोमीटर है किन दो पर्वतों के बीच। और यहीं पर हम देखते हैं एक आपका होगा गिलगित, एक होगा आपका श्योक। श्योक की सहायक नदी एक है नुब्रा। श्योक की सहायक नदी कौन है, नुब्रा। यानी यहाँ पर एक बाएं दाएं का मतलब ये है, ये सिंधु नदी आपकी जा रही, जैसे हमारा हाथ, ये हमारा दाहिना हाथ और ये हमारा बायां हाथ। तो दाहिनी तरफ से यहाँ पर एक नदी आपको मिलेगी, एक नदी ये आपकी मिलेगी, और एक नदी आपकी ये सियाचिन आपका यही ग्लेशियर है, और इसी ग्लेशियर के पास से एक नदी आपकी निकलती है जिसका नाम है श्योक। श्योक और श्योक जो है, श्योक आपका काराकोरम में ये किस नाम से जानी जाती है, आत्मघाती। यानी जैसे हम ये कह लें, आत्मघाती का मतलब ये हो गया, कौन सी नदी आत्मघाती कहलाती है आपसे पूछा जाए तो आत्मघाती नदी आपकी कौन सी है, श्योक। और श्योक किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। भारत में दाहिने तट से मिलने वाली, दाएं तट से मिलने वाली सिंधु की ये क्या है, नदी है। तो यहाँ पर सिंधु की सहायक हम पढ़ रहे हैं, सिंधु की सहायक कौन कौन सी सिंधु की, तो सिंधु की सहायक नदी में, और सहायक में सबसे पहले हम देख रहे हैं दाएं तट से। तो दाएं तट से एक आपका क्या हो गया, श्योक। और श्योक की एक सहायक नदी है नुब्रा। ये नुब्रा आपकी नदी है। नुब्रा किसकी सहायक नदी है, श्योक की। श्योक की क्या है, सहायक है। और यहीं पर लद्दाख में ये नदी नुब्रा घाटी का क्या करती है, निर्माण करती है। कौन सी घाटी आपकी बन गई, नुब्रा घाटी बन गई। तो श्योक को हमने जाना, श्योक एक आत्मघाती आपकी क्या है, नदी है। और अगला हमने जाना नुब्रा। नुब्रा श्योक की सहायक नदी है। तो नुब्रा